लिखे गए। सबसे पहले धन बहिर्गमन का सिद्धांत देने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले ड्रेन ऑफ वेल्थ या धन बहिर्गमन का सिद्धांत दिया। उन्होंने देखा कि शुरुआत में भारत जब अंग्रेज आए तो ब्रिटेन में वहाँ उन्होंने देखा कि शुरुआती में जो जैसे उन्नति चल रही है, देश आगे बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, वहाँ पूंजी आ रही है, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ से पूंजी आ नहीं रही है। जो कि खुद ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उद्योगपति थे, तो ये देख रहे थे कि मतलब हमें पूंजी मिल क्यों नहीं रही है। पूंजी नहीं मिल रही है, ना कच्चे माल मिल रहे हैं, ना ही हमारे लिए मार्केट मिल रहा है हमारे प्रोडक्ट्स के लिए। विदेश के बाज़ार पहले ही बंद हो चुके हैं, तो ये ऐसा हो क्यों रहा है। उनकी समझ में जो आया तो उन्होंने सबसे पहले जो 2 मई 1867 में इन्होंने एक भाषण दिया था कि इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया। इंग्लैंड्स DEBT डेब्ट टू इंडिया। ये कई बार पूछा गया है, किसने लिखा था? इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। ये बुक जो इन्होंने लिखी थी, सॉरी ये पत्र इन्होंने पढ़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की लंदन में एक बैठक हुई थी, इसमें इन्होंने पढ़ा था। ये हुआ था लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में। इन्होंने अपना प्रसिद्ध ये पत्र इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया लिखा था 1867 में ही। 1867 में भी इन्होंने एक और सिद्धांत दिया। वो सिद्धांत था या एक पत्र और दिया उन्होंने, एक पत्र और लिखा उन्होंने। उस पत्र का नाम था द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। 1870 में द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। ये 1870 में एक बुक इन्होंने लिखी थी, बहुत बार पूछी गई, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यानी पहला एक पत्र इन्होंने लिखा, पत्र इनकी इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया पहला, ये दूसरा द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, तीसरा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और एक और थी इनकी, उसका नाम था ये ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। 71 में इन्होंने लिखा ऑन द कॉमर्स ऑफ। इन सब पत्रों के माध्यम से इन्होंने ये बताने की कोशिश की, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल 1867 में ही ये लिखी गई थी। ये बार बार पूछी गई है किसकी बुक है ये। तो ये सारे जो आप देखेंगे यहाँ से ये बार बार पूछा गया है। ये भी वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया भी पूछा गया है, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया भी पूछा गया है। ये इस पे इसमें इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है बार बार बताया। अब यहाँ से आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं, हो सकता आप मगर ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे। बहुत आसान है। जैसे भारत का जो रेशम का कपड़ा था, सूती वस्त्र उद्योग था, ये बहुत ही उन्नत, जब अंग्रेज आए थे तो इसका व्यापार ही करते थे, और ब्रिटेन में यहाँ के सूती वस्त्रों की बहुत मांग थी। तो ब्रिटेन ने जब वहाँ पर औद्योगिक क्रांति हुई 1785 तक, तो 1800 तक, उसके बाद धीरे धीरे वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा,
बढ़ता रहा, औपनिवेशीकरण चूंकि हो चुका था, यहाँ से माल ले ही जा रहे थे, पैसा वैसा ले ही जा रहे थे। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि भारतीय जो कपड़ा उद्योग था इस पर उन्होंने वहाँ आयात शुल्क लगा दिया। अगर 10 रुपये कपड़ा है 200%, 40 रुपये का उस पर आयात शुल्क लगा दिया उन्होंने, या 30 रुपये का आयात शुल्क लगा दिया, तो उसकी कीमत 10 रुपये के कपड़े की, या 100 रुपये कपड़ा है तो 300 रुपया, और वो 300 बिक रहा है, तो आयात शुल्क लगा करके उसको रोकने का प्रयास किया, भारतीय ब्रिटेन की मार्केट में ये ना आ पाए। अब जब यहाँ से कपड़े बनने बंद हो गए तो इनका मार्केट बंद हो गया, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर धीरे धीरे बेरोजगार होने लगे। अब देखिए भारत में इन्होंने क्या खेल किया, कच्चा माल ये सब ले अपने फैक्ट्रीज के लिए मजबूर कर देते हैं किसानों को कि वो कच्चा माल उनको बेचे। कच्चा माल ले गया और ले करके इंग्लैंड भेज देते थे सस्ते दामों पर, अति सस्ते दामों पर, कि किसान की लागत भी ना निकले। अब भारतीय सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल नहीं है, और जो है किसानों के पास जो पैसा थोड़ा बहुत मिलता वो भी उन्होंने ज़बरदस्ती ले करके बेच दिया। वहाँ से जो तैयार माल हुआ वो ले आए, उन्होंने चारों तरफ ट्रेन, कोने कोने में ट्रेन चला दी, वहाँ से कच्चा माल उठाने के लिए ट्रेनें आ गई, भारत के कोने कोने से कच्चा माल उठा लिया, और भारत में जो वहाँ से जो तैयार माल है वो कोने कोने में पहुँचा दिया। लोगों के पास सस्ता फैक्ट्री का बना हुआ माल मिला, सब धड़ल्ले से यूज करने लगे विदेशी माल सस्ते में। तो अब भारत में जो पूंजी थी वो तो हो गई ख़त्म। जो किसान 10-20 रुपया कमाता था अपना नगदी फसल बेच करके, वो ब्रिटेन वो भी उठा ले जाता था। अब यहाँ पर पूंजी इकट्ठी होनी बंद हो गई, पूंजी इकट्ठी नहीं हो रही थी, विदेश जो बैंकर्स थे ब्रिटेन के थे उन्हीं को ऋण देते थे। इसी तरह से यहाँ से सामान ले गए ब्रिटेन में, यूरोप में उन्होंने बेचा, भारत में बेचा, उसका लाभ किसको मिला, ब्रिटेन को मिला, और वो जो है भारत को कर्ज के रूप में फिर वापस कर दिया, उस पर फिर ब्याज लेना शुरू किया। यहाँ पर रेलवे लाइन बिछी तो कर्ज कहाँ से आया, इंग्लैंड से आया, उस पर भी ब्याज भारतीय राजस्व से देना जाने लगा। उनको उस पर उनको गारंटी दी थी कि आपको जो ऋण वहाँ रेलवे लाइन के लिए बिछाएगी, रेलवे लाइन के लिए और इंडस्ट्री के लिए जो भी लगाया, तो उस पर उनको दिया जाता था कि भाई आप हमें पैसा दे दो, हम आपको गारंटीड रिटर्न देंगे। तो इस तरह से चारों तरफ से भारत से माल या धन पूंजी जाने लगी, और भारतीय पूंजीपतियों के पास पूंजी का अभाव था, इन्हें मिलना भी मुश्किल था, ना इनका इंश्योरेंस था, ना इनका जो है बैंकर थे इनके लिए तैयार थे। तो भारतीय पूंजीपतियों ने, शुरुआती दौर के पूंजीपतियों ने, जितने भी आप देखेंगे सब लोगों ने बहुत ही संघर्ष के साथ भारतीय, जो आज टाटा घराना आप देखेंगे, दादा भाई नेहरू देखेंगे, इस तरह से जितने भी मिले आपको सब राष्ट्रवादी थे, और उन लोगों ने अपने राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को अपना करके लाभ ना देखते हुए भारत में एक अस्थाई, अब लोग प्योरली व्यावसायिक हो गए हैं भारतीय संदर्भ में भी, वैश्विक संदर्भ में भी, लेकिन उस समय भारत में स्थापित करने के लिए इंडस्ट्रियल जो भी जिन लोगों ने भी स्थापित किया है, सूती मिल चाहे हो, चाहे जूट की मिल हो, चाहे इस्पात कारखाने हों, सारे के लिए भारतीय पूंजीपतियों ने जी जान लगाया, और ऐसे विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने अपने आप को खड़ा किया। इसके अलावा महादेव गोविंद रनाडे ने भी इस पर बोला। ये 1872 में पुणे में भाषण के दौरान उन्होंने कहा था कि 1/3 पूंजी भारत से चली जाती है, पूंजी भारत से पलायन कर जाती है। यहाँ जो भी होता है वो चली जाती है। गोपाल कृष्ण गोखले इन्होंने भी ड्रेन ऑफ वेल्थ का कई बार इन्होंने जिक्र किया है कि भारतीय पूंजी का किस तरह से ब्रिटेन में पलायन हो रहा है। सबसे अलग जो आधुनिक भारत के पहला ऐतिहासिक बुक लिखने का जो श्रेय जाता है वो है किसको जाता है, आरसी दत्त को जाता है। ये आरसी दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये कब लिखी, 1901 में। ये पहली ऑथेंटिक बुक है जिसमें भारतीय इतिहास के बारे में लिखा है। इसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया किस तरह से भारतीय
पूंजीपतियों के लिए पूंजी का किस तरह अभाव है और किस तरह से यहाँ से धन बाहर जा रहा है, धन का बहिर्गमन हो रहा है, और भारत में पूंजी संचित ना होने के कारण किस तरह से यहाँ पर उद्योगों का विकास नहीं हो पा रहा। अभी भी उद्योग भी जो भी उद्योग हैं वो शैशवावस्था में ही हैं। आज भी कमोबेश से ही स्थिति है कि सरकार के लाख प्रयास के बाद भी जो छोटे पूंजीपति है, जो किसी के मन में है इंडस्ट्री स्थापित करने की या कोई बिजनेस है इस तरह से कोई स्टार्टअप सेटअप करने की, तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या पूंजी की होती है। क्योंकि पूंजी का एक्युमुलेशन एक निश्चित दिशा में जब होने लगता है तो उसको रोक पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो दिशा जब पकड़ता है तो उसको पूंजी को समझने वाले लोगों की कमी बिरले होते हैं, उनके पास समझ अलग होती है और वे पूंजी को ठीक से जानते हैं और उस तरह से पूंजी को एक्युमुलेट करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं। जैसे टाटा ग्रुप है, यहाँ पर थोड़ा सा आप राष्ट्रवादी दृष्टिकोण देख सकते हैं, लेकिन अभी प्योर व्यवसायी अडानी ग्रुप है, या तो यहाँ पर पूरी तरह से व्यवसायिक चीज़ें होती हैं और जो वेलफेयर की चीज़ें या इस तरह से भारतीय हित में की जाने वाली चीज़ें हैं वो उसमें दिखावे की मात्रा ज़्यादा होती है, कुछ कर गुजरने की मात्रा या कुछ कर गुजरने की चीज़ें कम होती हैं। यहाँ पर भारत में अभी भी इस तरह से अगर देखा जाए कि ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात की जा रही है, तो वर्तमान समय में पूंजी का ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, लेकिन कहाँ हो रहा है? लगातार अरबपति बन रहे हैं, करोड़पति बन रहे हैं, लेकिन भारत की गरीबी खत्म ही नहीं हो रही है, भुखमरी खत्म ही नहीं हो रही है, प्रसन्नता सूचकांक में नीचे पीछे हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पीछे हैं, हर चीज़ में हम पीछे हैं। तो ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ड्रेन ऑफ वेल्थ यहाँ पर भी अभी ऊर्ध्वमुखी है, अधोमुखी नहीं है। और जब तक अधोमुखी और निश्चिंतन का सिद्धांत नहीं होगा, जिस तरह से शिक्षा में हुआ था, यानी जो पूंजीपति थे, जिन्होंने पैसा इकट्ठा किया ढेर सारा, वहाँ से अगर धीरे धीरे वास्तविक रूप से गरीब लोगों के पास या जो नीडी हैं उनके पास पैसे की ज़रूरत जहाँ पड़ी है, वो हम नहीं कह रहे हैं कि आप फ्री में पैसा दीजिए, उन घरानों को भी आगे आ जाना चाहिए जो सरकार लोन्स देती है बहुत सारे लोगों को, या बहुत सारे लोगों को तमाम सारे, तो उसका फ़ायदा कौन उठाता है? लोन लेने का फ्रॉड, मतलब लोन लेकर फ्रॉड करने का मतलब ये है कि लोन जो गवर्नमेंट देती है स्टार्टअप्स के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए, तो वो फ़ायदा कौन उठा पाता? वही लोग उठा पाते हैं। लेकिन उन इंडस्ट्री लोगों को चाहिए कि अगर छोटे छोटे स्टार्टअप्स कोई शुरू करना था तो उसको चिन्हित करें, चिन्हित करने के बाद उनको फंडिंग ये करें, और उनको फंडिंग करने के बाद उस लाभ का, जैसे अगर रिलायंस इंडस्ट्री का आप उदाहरण लीजिए, तो रिलायंस इंडस्ट्री में इतने सारे आप प्रोडक्ट हैं, आप चूँकि नेटवर्किंग कंपनी है, आप मोबाइल अगर लॉन्च कर रहे हो, मोबाइल लॉन्च या नेटवर्किंग संबंधित कोई चीज़ें हैं, अगर उसका मैन्युफैक्चरिंग बाहर हो रहा है तो उसकी यूनिट भारत में स्थापित करने की, ना सिर्फ बड़े स्केल पे नहीं, स्मॉल स्केल पर, छोटे छोटे स्तरों पर आप प्रमोट करिए उसको करने के लिए, उसको फंडिंग करिए, उसके लिए नए स्किल तैयार करिए, उस स्किल को IITs में, NITs में, IIITs में, GFTIs में या तमाम सारे फंडेड कॉलेज में, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, जहाँ भी है उनका कोलैबोरेशन हो। कोलैबोरेशन के बाद वो स्टार्टअप्स सबसे मिल करके शुरू हो, जैसे बायोचिप बनाने की बात हुई या जो है नॉर्मल चिप्स बनाने की बात हुई। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम क्या करें, ये इस तरह के स्टार्टअप्स, एक मिक्सअप स्टार्टअप, इसके लिए इंडस्ट्री का होना ज़रूरी है। भारत सरकार लाख प्रयासों के बाद भी जब तक पूरे देश में एक क्रांति नहीं होगी, एक करने वालों की भी और फंडिंग करने वालों की या जिनको ज़रूरत है उनकी भी, क्या करते हैं आजकल? ज़रूरत है एक्सपोर्ट कर लिया, अधिक है इंपोर्ट कर दिया। इंडस्ट्री किसी को अपना, अगर इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो क्या हुआ, मतलब सेंट्रलाइजेशन एक सेंटर की तरफ है, जबकि मेरे कहने का तात्पर्य है ये औद्योगिकरण की स्थिति अभी बनी हुई है जब तक कि इस औद्योगिकरण का डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा। तो अभी भी ड्रेन ऑफ वेल्थ बहुत बुरी तरह से है।
भारतीय उद्योगपति हों चाहे जो हों, अगर स्टार्टअप कोई शुरू करना चाह रहा है तो वो अपने इनिशिएटिव द्वारा उसको शुरू करा सकते हैं और भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकते हैं। गवर्नमेंट चिल्लाती रहती है मैन्युफैक्चरिंग हब बनाओ, हमारा देश मैन्युफैक्चरिंग हब है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कहीं दिखती नहीं है। सरकार की फंडिंग सब वेस्ट जाती है, बहुत कम सफल होती है, मिनिमम वेस्ट, अधिकतर वेस्ट हो जाती है। तो कोशिश गवर्नमेंट को भी ये करनी चाहिए कि इसका जो सिद्धांत है कोलैबोरेशन वाला, उसको थोड़ी सी दिशा बदलनी चाहिए और उसमें जो छोटे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या उनको छोटे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट तैयार करना चाहिए। बड़े इंडस्ट्रियल घरानों को सपोर्ट करने के बजाय छोटे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट तैयार करने चाहिए और अपने जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हीं छोटे छोटे औद्योगिक क्षेत्रों से प्राप्त करनी चाहिए। और जब तक ये छोटे छोटे औद्योगिक घराने नहीं बनेंगे, माइक्रो कहने के लिए माइक्रो और मैक्रो जो हम सपोर्ट करते हैं उसके साथ हम छोटे छोटे इंडस्ट्री जब नहीं डेवलप करेंगे, आप एक घर को ही इंडस्ट्री बनाइए लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, वो नए इनिशिएटिव होनी चाहिए। नई नमकीन बनाने की फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए कि हम नमकीन बना के बेच रहे हैं, भून रहे हैं कुछ नहीं। और इसमें इतना आसान नहीं है ये, इसके लिए आप IITs का फ़ायदा लीजिए, NITs का फ़ायदा इस रोग सहायता लीजिए, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज का सहायता लीजिए, ताकि एक इंजीनियरिंग और बायो का जो एक हब है विदेशों में, जो इस तरह से एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, भारत में डेवलप हो पाए। और ड्रेन ऑफ वेल्थ जो बाहर जा रहा है हमारे देश का, मैक्सिमम चाइना कितना ले जाता है आप जानते ही हैं। चाइनी माल मत यूज करो, क्या है, ड्रेन ऑफ वेल्थ ही तो है। सारा पैसा आप इंडस्ट्री के ऐसे नहीं वैसे दे रहे हो, कान घुमा के पकड़िए, एक ही बात तो हुई। तो इस तरह के हब बनाने की ज़रूरत है और किसी वीडियो में इस पर विस्तृत पुनः चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।